अच्छा, हम आज करेंगे जो OSC DB हमने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट OSC बनाई थी, उसका हम देखते हैं कि अब आज हम करेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा है, इसमें एडमिन पोर्शन में हम काम कर रहे थे और हम देखते हैं कि इंटरफेस क्या बना है। तो मैं इधर जाऊंगा और लिखूंगा लोकल होस्ट पोर्ट 90 स्लैश PHP सॉफ्टवेयर प्रोफाइल PHP सॉफ्टवेयर शॉप, ये है। ठीक है, और ये जो है ना लॉगिन नेम है admin@gmail.com और पासवर्ड है B। ठीक है, और लॉगिन किया तो ये लॉगिन हो गया। ठीक है, व्यू ऑल भी कैटेगरीज हो गई और ब्लॉक एडिट सारा कुछ हो रहा है। ब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, अनब्लॉक करेंगे तो अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी आ गया, ब्लॉक पे क्लिक किया तो आप यूजर्स पे जाएं। ओ मेरे ख्याल कैटेगरी वो है। हाँ, ऐड कैटेगरी व्यू ऑल में जो है ना, व्यू ऑल में हम व्यू ऑल में जो व्यू ऑल है, व्यू ऑल में ये फाइल जो है ये हमारी है index.php में जो व्यू ऑल का जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, व्यू ऑल और व्यू कैटेगरीज.php और व्यू कैटेगरीज जो है, व्यू कैटेगरीज में हम कैटेगरीज देख रहे हैं, बेसिकली कैटेगरीज ही देख रहे हैं व्यू ऑल में। तो व्यू ऑल में करता हूँ तो ये देता है, और जब मैं करूँगा ब्लॉग तो ये blog.php में जाएगा और वापस वहाँ से जो blog.php है, blog.php है, उसमें रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाया हुआ है मैंने करवाया हुआ है रीडायरेक्ट यूज़र्स.php ना जाए, कैटेगरीज.php ठीक है, ब्लॉक इज इक्वल टू 1। तो मैं कंट्रोल R करूँगा और मैं करूँगा ब्लॉक, तो ये कहता है कैटेगरी व्यू कैटेगरीज.php है ना, तो व्यू कैटेगरीज.php और व्यू कैटेगरीज.php बेसिकली ये इस तरह आएगा। और मैं कंट्रोल R करूँगा और इसको ब्लॉक करूँगा तो ये ब्लॉक हो नहीं, आगे लिखा ही नहीं है ना, उससे कोड नहीं। हाँ ठीक है, वो भी है कि मैंने सेलेक्ट यूज़र से सिलेक्ट किया हुआ है, तो यूज़र से नहीं कैटेगरीज से सिलेक्ट करेंगे, वेयर ईमेल इज इक्वल टू रिकॉर्ड ID। कैटेगरीज में कोई ईमेल नहीं है, वेयर रिकॉर्ड ID क्या है, रिकॉर्ड ID जो है ये जो रिकॉर्ड ID हम भेज रहे हैं वहाँ से, जो व्यू कैटेगरी से हम रिकॉर्ड ID भेज रहे हैं, वो क्या रिकॉर्ड ID भेज रहे हैं जो जब हम ब्लॉक करते हैं तो कैटेगरी ID भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम डेटाबेस में जाते हैं और देखते हैं कि डेटाबेस में जाके कि इसमें कैटेगरी ID क्या चीज़ है। तो कैटेगरी ID जो है ये इसकी बेसिकली कॉलम्स में इसके जो है ना ब्लॉक कैटेगरी है, कैटेगरी ID है, बिल्कुल ठीक है, कैटेगरी ID है। तो कैटेगरी ID इज इक्वल टू कैटेगरी ID और blog.php में हम करेंगे वेयर कैटेगरी ID इज इक्वल टू $record ID गेट रिकॉर्ड ID ID है। ठीक है, अच्छा अब जो है ना ये है नाउ मैं इसको कंट्रोल R करता हूँ और मैं ब्लॉक करता हूँ, तो ये आया व्यू कैटेगरीज डॉट ब्लॉक इज इक्वल टू 1। अभी भी इसने दिया नहीं है आगे, वजह ये है कि मैंने जो ब्लॉक यूज़र ये दिया है और रिकॉर्ड ID ईमेल इज इक्वल टू रिकॉर्ड ID है ना, वेयर कैटेगरी ID ब्लॉक यूजर ये या ब्लॉक कैटेगरी है, कैटेगरी ID रिकॉर्ड में ब्लॉक यूजर तो नहीं है। लाइन 11 पे क्या मतलब, लाइन 11 पे ब्लॉक यूजर लिखा हुआ था, टेबल में ब्लॉक यूज़र है, ब्लॉक नहीं ब्लॉक कैटेगरी, सॉरी बिल्कुल ठीक है, वो मैं देखता हूँ कि ब्लॉक कैटेगरी है। तो ब्लॉक कैटेगरी जो है वो है ब्लॉक कैटेगरी ब्लॉक कैटेगरी और एल्स यूज़र्स, अपडेट यूज़र्स नहीं बल्कि अपडेट कैटेगरीज वेयर ईमेल इज इक्वल टू ब्लॉक यूज़र नहीं है, ब्लॉक कैटेगरी है। ब्लॉक कैटेगरी इज इक्वल टू 0 वेयर कैटेगरी ID कैट ID इज इक्वल टू व्हाट रिकॉर्ड ID और व्यू कैटेगरी ब्लॉक इज इक्वल टू 0। और अब ये हो गया है कंट्रोल R और मैं ब्लॉक करता हूँ तो ये जो है ब्लॉक यूज़र लिखा हुआ है, मैं ब्लॉक यूज़र करता हूँ। ब्लॉक यूज़र कहाँ पे लिखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से ठीक ठाक? बहुत लेट मैसेज किया रात को आपने। हाँ। 1:42 था, मैंने कहा इस वक्त मेरे फरिश्ते भी साथ सोए हैं। ओहो सर
सर सॉरी वो जो है ना थोड़ा सा इसमें हम मतलब एक स्केड्यूल इस हिसाब से रखते हैं ना, मैं 12 बजे के बाद बिल्कुल वाइंड अप हो जाऊँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्केड्यूल 12 बजे से 9 बजे से 12 मेरा टाइम। बिल्कुल ऐसा ठीक, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो उससे क्या होता है कि बंदे सुबह उठना होता है ना, बिल्कुल ठीक है। जितना बंदा अपने ऊपर बर्डन डालेगा उतना ज़्यादा एग्जैक्टली नेक्स्ट डे जाहिर है हमने चलना होता है। चलना बिल्कुल ठीक, होता है, बिल्कुल ठीक ठीक, है। बिल्कुल ठीक है तो चलो वो दिन तो गुजर ही रहा है, अगला दिन खराब ना करे। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। तो मुझे असल में थोड़ा सा वो है कोई कि- इशू नहीं ठीक है, चलो आपको तो, लेकिन वो ऐसे होता है ना, बाद में बंदा मैसेज करके वेट कर रहा होता है, कभी बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे, अभी रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक अगला है, घोड़े बेच के सो रहा होता है। बिल्कुल यही बात है, ठीक है। यही बात है। तो बार फिर भी ठीक है। ओके सर। तो अदनान से बात कर ली। हाँ कर ली है। तो वो आप बताएंगे कि क्या 3 महीने का होगा, तो जो आप बताएंगे उसमें फिर हम जो भी जाहिर सर बात यह है कि यहाँ पे मतलब एक होता है ना, मैंने कहा ये फ्रीलांसर हम ये करते हैं, हम चूँकि मैं ये नहीं चाहता कि क्लाइंट के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है कि क्लाइंट को जो है ना ये पूरी टीम बहुत भारी लगनी चाहिए। एग्जैक्टली तो मैं ये चाहता बिल्कुल हूँ बिल्कुल आप मेरी वेबसाइट का भी काम रखिएगा, ठीक है ठीक है। ठीक है और इसका भी हम 3 घंटे का है ना, 3 घंटे के हिसाब से मैं इससे बात कर लूँगा कि यार इतना बिल्कुल ठीक है। जो भी मुनासिब वो के और वो कैलकुलेट करके आप मुझे बताएं वेबसाइट का कितना है, जितना आप हम अपना मार्जिन उसके हिसाब से रख देंगे। आप बता देंगे आपका कितना है, ठीक है, मिनिमम जो चीज़ है बाकी हम रख देंगे। तो एक ये है कि इसके बाद भी एक ही चीज़ आएगी, ठीक है, एक और वो है तो उसको भी हमने हैंडल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही ना हम अपने साथ टीम अटैच करते हैं, बिल्कुल ठीक, टीम अटैच करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उस हिसाब से फिर वो चीज़ें जो है ज़्यादा अलाइन होती जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और मुझसे किसने मांगा था, एक डेवलपर है वो अपने से रेडी बेसिक। हाँ बिल्कुल ये है, ठीक है, दो ये है। सीवी दो ठीक है कोई अपना इनका सर इस करवाया करें कि इनका जो कोड है ना उसको गिटहब पे लाजमी रखवाया। बिल्कुल यही बात है, मैं यही कहता हूँ, इनको कहता हूँ कि ये दे दें। गिटहब पे पड़ा है, वो हाँ। गिटहब वाला प्रोफाइल मेरे साथ शेयर करो। बस ठीक है। बस ठीक। वो जो लड़का मैंने आपको कहा था ना कि वो मैट्रिक पास बच्चा है, हाँ उसकी तरफ नेटिव के अंदर हाँ, हाँ। डेवलपर उनके पास ठीक है ठीक है। तो उस दिन उसका मैसेज आया हुआ था, 1 मिनट, वो कह रहा है सर मुझे उन्होंने सेपरेट फ्लैट दे दी है, अच्छा ठीक है, और इंक्रीमेंट भी लग गया है, सब अच्छा, कुछ, अच्छा। मतलब अभी एक मैट्रिक पास बंदा ठीक है अगर इस लेवल पे जॉब कर रहा है बिल्कुल ठीक है, तो वो बहुत ही खुश है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कहते हैं लर्निंग बहुत है, कमाल, बिल्कुल ठीक है, सारा ब्लॉकचेन के ऊपर काम हो रहा ठीक है। है, मशीन लर्निंग के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस वजह से उसके पास अब देखा ना, इतनी बड़ी टीम के साथ काम करती है, वैसे बंदे का जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बच्चों के साथ रहती है, आते भी बच्चों वाली बनती बिल्कुल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा ही। तो सीवी सेंड करना मैं करवाऊंगा, ठीक है। किधर से आते हो? E11 वाली साइड पे? नहीं ये नहीं, मतलब वो जो ऑफिस है वो E11 में, ठीक ठीक है। तो इंटरव्यू देने के लिए चले जाना, प्रॉपर तैयारी करके, ठीक है, सारी सर इसको ये बड़ा इसको मैंने कर ले नो बस सही, ठीक है। सीवी मुझे और गिटहब का प्रोफाइल शेयर कर, प्रोफाइल सर को शेयर कर देना, सर मुझे शेयर कर देना। ठीक है मुझे दे देना, मैं दे दूँगा, ठीक है ठीक ठीक है सर, बिल थैंक यू सर, थैंक यू। और भी इनमें से विचार वो बताइए। राइट सर। अच्छा तो व्यू कैटेगरीज, अच्छा हम कर रहे थे ब्लॉग यूज़र, और सॉरी फॉर इंटरप्शन, दरमियान ज़रा सर आ गए थे तो इस वजह से अच्छा रिकॉर्ड आईडी, और रिकॉर्ड आईडी हमारी कैटेगरी आईडी आ रही है, तो कहाँ पे और ब्लॉग कैटेगरी है, कहाँ पे है? ओह यस यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है, ब्लॉग कैटेगरीज बिल्कुल ठीक है। 16 पर 16 पर कौन सा है? सर ये ब्लॉक ब्लॉक कैटेगरी, यस ब्लॉक कैटेगरी है, बिल्कुल ठीक है। हैं क्या है? अच्छा मैं कंट्रोल आर करता हूँ और ब्लॉक करता हूँ, तो ब्लॉक अभी भी नहीं हुआ। ये बेसिकली मुझे कैटेगरीज वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, तो बेसिकली कैटेगरी आईडी ब्लॉक 1 है, ब्लॉक इज इक्वल टू 1। मैं कैटेगरी आईडी आ क्या रही है इसमें, ये देखते हैं ना, कैटेगरी आईडी 3 आ रही है, और 3 जो है मैं डेटाबेस में जाके देखता हूँ कि 3 जो है वो मैंने कैटेगरीज़ में गया और कैटेगरीज़ में जाके मैं कर रहा हूँ 3 है, बिल्कुल 3 है। तो जब कैटेगरी ब्लॉक कैटेगरी ये आ जाएगी, कैटेगरी आईडी ये आ जाएगी, ब्लॉक कैटेगरी इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो, अगर 0 है तो 1 करे, 1 है तो कैटेगरी की स्पेलिंग तो सही है ना, कैटेगरी आईडी रिकॉर्ड आईडी और व्यू कैटेगरीज डॉट PHP ब्लॉक इज सर वो कहाँ लिख रहा था कि वो ब्लॉक और अनब्लॉक लिख देगा, कैटेगरी आईडी वो चीज़ कहाँ थी? सिलेक्टेड फ्रॉम जी क्या ब्लॉक इज इक्वल टू 1 रिकॉर्ड आईडी भेज रहा हूँ ना मैं, रिकॉर्ड आईडी भेज रहा हूँ,
और बेसिकली रिकॉर्ड आईडी जो है, मैं इधर देखता हूँ ना व्यू कैटेगरीज में, मैं रिकॉर्ड आईडी भेज रहा हूँ, मैं कैटेगरी आईडी भेज रहा हूँ। ये रिकॉर्ड आईडी होना चाहिए, रिकॉर्ड आईडी होना चाहिए ना, ठीक है। अब जो है ये कंट्रोल आ और इसको मैं ब्लॉक करता हूँ और ये अनब्लॉक ब्लॉक, ये तो हमारा हो गया। देन एडिट जो है आप कर लेंगे, डिलीट भी आप कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह करना है। मैं एक करवा देता हूँ, बाकी आपने करना है, ठीक है। एडिट जो है, एडिट क्या करेगा, ये एडिट भी इसी तरह होगा कि एडिट कैटेगरी। तो मैं न्यू फाइल सेव एज एडिट कैटेगरी .php, उसमें ऐड करना अपनी सीवी में रेस्टफुल एपीआई, ठीक है। आज जाके तुमने पढ़ना है पोस्ट कैसे करते हैं जेक्यूरी के ज़रिए, ठीक है। पोस्ट कैसे करते हैं जेक्यूरी के ज़रिए, तुमने फाइल ये सेंड करनी है, ये क्यूरी सेंड करनी है, और जेक्यूरी के ज़रिए तुमने पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करते हुए डिव में डाटा थ्रो करवाना है। ये जो मैसेज वापस आता है ना कि कैटेगरी हैज़ बीन अपडेटेड, ये पोस्ट के ज़रिए कल मुझे चाहिए, पोस्ट के ज़रिए जेक्यूरी के ज़रिए मुझे चाहिए, फ्रंट एंड जेक्यूरी का होगा। मेरी बात समझा ना, रेस्टफुल एपीआई कर लेना। और दूसरी बात है, मेरे उसमें जो है ना वो है, ये जो है क्या कहते हैं पोस्टमैन वगैरह, ये जो जेसॉन डाटा है, जेसॉन के ज़रिए तुमने करना है। जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई जेसॉन की फाइल, ये दो चीज़ें वो पूछेंगे कि रेस्टफुल एपीआई क्या होता है, जो है ना नेम वैल्यू पेयर क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, जेसॉन डाटा क्या होता है। तो आपने कहना है कि जो भी फेसबुक जितने भी हैं ये सारा जेसॉन डाटा भेजते हैं। बेसिकली जेसॉन डाटा क्या होता है कि एक एरे होती है और उसमें हर चीज़ जो है ना कामा सेपरेटेड, नेम वैल्यू ऐसे लिखा होता है। तो जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे हमें, वो साइट्स हमें जेसॉन डाटा भेजती हैं। और हमारी जो साइट है, हमारी साइट अगर फ्रेंड्स लिस्ट बनानी है या ट्वीट्स लगाने हैं कि कितने ट्वीट्स हुए हैं या कोई भी चीज़ लगानी है, तो वो वहाँ से हम काउंट रीड कर लेते हैं, उसको उस जेसॉन डाटा से हम रिकॉर्ड कट करके डिस्प्ले करवा देते हैं। यानी समझ लो कि ये जो मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ये जेसॉन डाटा अगर हो, कोई साइट मुझे भेज रही हो, तो वो मोबाइल उसकी वैल्यू है और कैटेगरी नेम उसका टाइटल है, एरे में डेट क्रिएटेड, ये सारे जेसॉन डाटा है। जेसॉन डाटा में एपीआई को उस साइट को भेजूंगा, वो जो है ना यूआरएल भेजूंगा उस साइट को, वो साइट मुझे ये डाटा रिटर्न करेगी और वो रिटर्न करके मैं डिव में डाल दूंगा, वो यही चीज़ समझ गया ना। तो जेसॉन डाटा पढ़ना है और पोस्ट पढ़ना है, पोस्ट कैसे है, पोस्ट कैसे काम करता है, जेक्यूरी में पोस्ट कैसे होता है, ठीक है। फिर जो है ना अगर तुम्हें ऑप्शन दें कि भाई लारावेल करना है क्या, तुमने बस इंटर्नशिप करनी है लारावेल, तुम कहो कि मैं लारावेल करना चाहता हूँ, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट एडवांस करना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट मैंने ये काम किया हुआ है, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट्स ये हैं। और जो है ना जावास्क्रिप्ट में अगर तेरा हो गया तो 2-2.5 लाख रुपये तेरी पे भी लग जाएंगे, ये भी मैं तुझे बताता हूँ। 2-2.5 लाख 1.5 लाख तो होगी, समझ गया ना। अगर सही तरह काम किया 1.5 लाख तक तेरी पे हो जाएगी, ये ग्रंटेड है ये, ठीक है। तो इस तरह जो है मेहनत जो है ना कर, क्योंकि वो जो लड़का था मैट्रिक पास था यार, उसने उसकी पता नहीं 2-2.5 लाख रुपये पे है, अभी 6 महीने हुए उसको अलग का मकान दे दिया उन्होंने सारा कुछ। तो जी क्या समझ गया ना। हाँ। में क्या है, ये जो आपने अभी चीज़ों के नाम लिए ना, हाँ, ग्रुप में सेंड कर देना है, तो फिर उस तरह यार एक है, मैं ग्रुप में किस लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। देखो ना ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको कहा था कि ये पे करेगा यार। अच्छा नोट पैड, एक नोट पैड है, सॉरी नोट पैड मैं लिखता हूँ, नोट्स लिख देता हूँ, ठीक है, नोट पैड नहीं है। नोट्स नंबर 1 जो है आपने पढ़ना है रेस्टफुल एपीआई, रेस्टफुल एपीआई, ठीक है। दूसरा पढ़ना है आपने ये जो है ना डॉलर पोस्ट, ठीक है, डॉलर पोस्ट, और उसका जेक्यूरी, वो डॉलर लगा हुआ है जेक्यूरी है, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ना है कि जेसॉन डाटा नेम वैल्यू पेयर फॉर आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंस। आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस। आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंस क्या है कि आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंस जो है ना, आर्किटेक्चर जो भी हो, लिनक्स हो, जो दुनिया का कंप्यूटर हो, वो दूसरे को जेसॉन डाटा सेंड करेगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में, और वो पार्स करके जिधर भी डिस्प्ले करना है, अपडेट करना है, जो भी करना है तुम साइट को अपडेट करना है, वो एपीआई दे देंगे,
रेस्टफुल एपीआई दे देंगे। उसको कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल उसने एपीआई दी, वो एपीआई क्या करती है, मुझे डाटा सेंड करती है कि कैटेगरी नेम डेट क्रिएटेड, ये एपीआई के थ्रू आएगा, किसी और साइट से आ रहा है। जैसे मैंने स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स को इधर स्टॉक की वेबसाइट बनानी है, मैंने गूगल ट्रांसलेटर से कोई चीज़ ट्रांसलेशन अपनी वेबसाइट पे लगानी है, तो मैं एपीआई के थ्रू, गूगल की एपीआई के थ्रू मैं एपीआई रिक्वेस्ट भेजूंगा, जेसन रिक्वेस्ट भेजूंगा और वो रेस्टफुल एपीआई के जरिए अपना वापस करेगा वो जो ट्रांसलेशन है, और वो ट्रांसलेशन इधर मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। समझ गए ना? तो ये एपीआई के थ्रू जो सर्विसेज हैं, वो बड़ी बड़ी वेबसाइट आपको सर्विसेज देती हैं, वो सर्विसेज को कंज्यूम करना पड़ता है या उनको यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर कोई वेबसाइट मुझे दे रही है कि कैटेगरीज के नाम डिस्प्ले करो, तो मैं उसको एक रिक्वेस्ट भेजूंगा और वो रिस्पॉन्स करेगी ये जो चीज़ है, और उसके बाद मैं डिस्प्ले करवा दूंगा अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन उसको ये नहीं पता चलेगा कि बेसिकली इस वेबसाइट का है या कहाँ से है। यूज़र को तो अपने काम से गर्ज है ना, उसको क्या पीछे बैकएंड पे क्या चीज़ लगी है, उसको तो वैलिड डाटा चाहिए, और वो जो है हर जगह। अगर ये एपीआईज ना होती तो हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता। ठीक है, महीने लगते हैं एक चीज़ को, साइट को समझने के लिए कैसे डाटा भेजती है। ठीक है, दूसरा एक्सएमएल फॉर्मेट में ये होता है। ठीक है, जेसॉन या एक्सएमएल फॉर्मेट में, बहरहाल वो हम कर लेंगे। अभी हम करते हैं एडिट। ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो जो है ना, मैं सेव एज, ये है ट्रेनिंग में, नहीं ये है इसमें, और डॉक्स में क्या है, डॉक्स में PHP सब शॉप है। ठीक है, और जेसॉन एंड रेस्टफुल। दूसरा जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस पढ़ना, ये एक और चीज़ भी है। देखिए जावास्क्रिप्ट के वो आपकी वीडियो है ना, हाँ, जावास्क्रिप्ट के प्रोमिस वो लाजमी देखें। अगर वो वीडियो तुमने कर ली ना, वही पूछेंगे। और बेसिकली होता ही जो जेक्यूरी है ना, बेसिकली वो जेक्यूरी नहीं है, जावास्क्रिप्ट है, लेकिन जेक्यूरी में हर चीज़ एसिंक होती है, अवेट होती है। वो देख के जो है ना, जेक्यूरी में भी एसिंक अवेट बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, जेक्यूरी में बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको खुद करना पड़ता है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोमिसेस वाली लाजमी देखना, और उसको जो है ना, उसको खुद बैठ के बनाना। आपने चैनल पे अपलोड की क्या? हाँ, एडिट कैटेगरी, एडिट कैटेगरी। अच्छा, एडिट कैटेगरी में क्या करते हैं? एडिट कैटेगरी कहाँ पे? ये एडिट कैटेगरी है। एडिट कैटेगरी में क्या करना है कि कैटेगरीज बेसिकली जो हमने अपडेट कैटेगरी भी किया हुआ है, एडिट हो रहा है, एडिट हाँ हो रहा है मेरे ख्याल में ना, मैं चेक करता हूँ। एडिट उसने किया था सर जी, लेकिन एडिट आया नहीं है। आ गया एडिट कैटेगरी, एडिट वाली ये तो एडिट किधर है? कैटेगरी नजर ही नहीं आ रही लिखे ना, मोबाइल वन लिखे ना यार। एडिट में अपडेट वो करूँगा जो नजर आए, सही। जो कैटेगरी को उसको एडिट किया है, जिस उसका नाम आना चाहिए ना यार। कैटेगरी नेम, रिकॉर्ड आईडी कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी किधर है? नहीं, जब मैं इसको ये करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, कैटेगरी थर्ड लास्ट में सर। नहीं ये अपडेट है ना। तो मैं जब अपडेट एडिट कैटेगरी में मैं जाता हूँ, तो एडिट कैटेगरी में मैं, एक मिनट चलो, मैं जाता हूँ व्यू कैटेगरीज में, और एडिट कैटेगरी में मैंने लगाया गया हुआ अनब्लॉक के बाद एडिट कैटेगरी है ना। तो ये एडिट कैटेगरी है। एडिट कैटेगरी में एडिट कैटेगरी है, रिकॉर्ड आईडी इज इक्वल टू रिकॉर्ड कैटेगरी आईडी, और रिकॉर्ड आईडी में भेज रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड आईडी जो है मैं किसको भेज रहा हूँ? एडिट कैटेगरी में भेज रहा हूँ। और एडिट कैटेगरी में बेसिकली मैं कर रहा हूँ कि ये अपडेट कैटेगरी रिकॉर्ड आईडी फ्रॉम कैटेगरीज वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू, कैटेगरी आईडी नहीं है बल्कि रिकॉर्ड आईडी है, कैटेगरी आईडी है, बिल्कुल कैटेगरी आईडी है। और ब्लॉक कैटेगरी इज़ नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, ब्लॉक कैटेगरी इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो क्योंकि ये ब्लॉक्ड है तो ये कैटेगरी अपडेट नहीं हो सकती। गुड, बिल्कुल ठीक है। देखो व्यू ऑल, ये ब्लॉक है, अनब्लॉक करूँगा, अब एडिट करूँगा तो ये कैटेगरी आ गई है। ठीक है ना, ब्लॉक कैटेगरी को अपडेट नहीं कर सकते, तो इसको मैं अपडेट करूँगा और ये अपडेट हो गया है मोबाइल वन। राइट, एडिट भी चल रहा है। डिलीट का क्या करना है? मोबाइल शॉप डिलीट। गुड, बिल्कुल ये सारा हो गया। ओके, हमारा एडिट कैटेगरी कंप्लीट है। हम टाइम ज़ाया नहीं करते, हम करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू फाइल सेव एज। पहले क्या है कि हम इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस पहले बनाने के लिए हम इंडेक्स में जाएंगे, और इंडेक्स में जाके हम करते हैं, इंडेक्स में जाके व्यू कैटेगरी की जगह हम करते हैं कैटेगरीज, और डिव के बजाय ये जो है ना डिव कंट्रोल सी, और जो है ना डिव कंट्रोल वी, और कैटेगरीज के बजाय हम करते हैं प्रोडक्ट्स।
प्रोडक्ट्स और ऐड कैटेगरी की बजाय ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP, ऐड प्रोडक्ट और व्यू कैटेगरीज के बजाय व्यू ऑल, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट व्यू ऑल। तो व्यू प्रोडक्ट्स और ऊपर व्यू ऐड प्रोडक्ट। हाँ, ये कैटेगरीज के बजाय ये जो है ना, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, प्रोडक्ट्स लिखता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ये इंटरफेस बना है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं अगर उसको चेक करूँ यहाँ पे ये कंट्रोल ये व्यू ऑल, तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे है। तो मैं प्रोडक्ट्स को ये करता हूँ कि इसकी CSS में जाता हूँ। इसकी CSS कहाँ है? इसकी CSS ये है, ठीक है। CSS में जाता हूँ और style.css में जाता हूँ और पेज डाउन है कंट्रोल पैनल, बिल्कुल कंट्रोल पैनल CSS में कैटेगरीज H1 ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कैटेगरीज UL LI, ये मैं पूरी कैटेगरीज के लिए, यार इसका नाम यही ना रख लो, ये सेम है तो हम कैटेगरीज ही रख लेते हैं ना। इतना तरद्दुद करने के बजाय वाई नॉट कि मैं इसको जो है ना वो कर लूँ index.php में, बेसिकली इसको कैटेगरीज ही कर लूँ। कैटेगरीज ही कर लूँ तो ये कैटेगरीज आ जाएगा, ठीक है। और ऐड बाकी चीज़ें सेम हैं और इसमें मैं कंट्रोल R करता हूँ तो ये प्रोडक्ट्स आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट्स आ गया, लेकिन ये जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, जो कैटेगरीज और इस कैटेगरीज का पेरेंट एलिमेंट है वो कंट्रोल पैनल है। तो कंट्रोल पैनल में मैं क्या करूँगा? डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा ना, तो मैं पेज अप करूँगा और कंट्रोल पैनल आई नहीं, कंट्रोल पैनल मैंने डिफाइन ही नहीं किया। ओके, मैं करता हूँ डॉट कंट्रोल पैनल और कंट्रोल पैनल में मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स में हमें जो है कंट्रोल R, ये नहीं हुआ क्यों? एक मिनट, नहीं वो भी है साथ अंडरस्कोर CSS। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि index.php में मैं कैटेगरीज दे रहा हूँ, कंट्रोल पैनल है क्लास और इसमें डिव एक ही डिव ये है, दूसरा डिव ये है, तो उसकी विड्थ देनी पड़ेगी, विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ लाजमी नहीं है ना, फिर देना चाहिए ये कंट्रोल पैनल। विड्थ दे के चेक करें या उसको पहले विड्थ कर दी है, विड्थ जो है ना, मैं विड्थ दी हुई है ना, उसको विड्थ मैंने दी हुई है, तो मैं इसको जो है ना 25 में इसको विड्थ देता हूँ, विड्थ 50 VW। नहीं कंट्रोल F12 में जरा उसमें जाए, मतलब कि डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर मोड इधर देखिए, डिव कैटेगरीज किसी क्लिक कर दे। अब वो कंट्रोल पैनल में जाए, ऊपर नीचे की उधर ही HTML डिव क्लास इक्वल कंट्रोल पैनल। हाँ, कंट्रोल पैनल ये है, क्लिक है इसको, लगे नहीं स्टाइल अप्लाई, वो उसमें विंडो में चेक करें सर जी। वो कॉग्निटिव में जाए, क्या उसका है? कंट्रोल शिफ्ट एन, ये वाला कॉपी करें ना वहाँ से, वो उधर से URL इसका कॉपी करें। यार ये तो रोला ही है यार, स्टाइल अप्लाई भी नहीं करना होती। ये आ गया, ठीक है, नाउ अप्लाई हो गया। ये तो ऐसे मसला नहीं है सर। क्या ये तो इसको मैं सेंटर अलाइन करता हूँ, तो मैं कंटेंट जो है ना डिस्प्ले फ्लैग्स और अलाइन आइटम्स, नहीं इसको नहीं कर रहा, वो अंदर जो कंटेंट है उसको कर रहा है। हाँ, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये तो डिव सेंटर होंगे इससे सारे, वही ना, डिव सेंटर नहीं होंगे, कंट्रोल R ये देखें डिव सेंटर हो गए। यस सर, नहीं, लेकिन कंट्रोल पैनल में जो आइटम्स हैं वो सेंटर होना चाहिए ना। कंट्रोल पैनल में 2 डिव हैं, वो ही सेंटर होगी। अगर उनको सेंटर करना तो उनको विड्थ देनी पड़ेगी, इस हाइट देनी पड़ेगी कंट्रोल पैनल को, 80 को देना है ना, 80 देनी है, तो फिर जो है ना कंट्रोल R। लेकिन ये बड़े हो रहे हैं, मैं इनको मार्जिन लेफ्ट दूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है ना, बिल्कुल अलाइन आइटम्स में है और जस्टिफाई कंटेंट, यस जस्टिफाई कंटेंट
हॉरिजॉन्टली सेंटर करने का जस्टिफाई करना। कंटेंट सर ये जो ग्रिड है सीएसएस ग्रिड हाँ ये सही है इस्तेमाल? हाँ बिल्कुल होता है, ये चीज़ चाहिए थी, ठीक है। और इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, जो मार्जिन लेफ्ट किधर है? हाँ 2VW ठीक है, नहीं इसका मार्जिन लेफ्ट ठीक है, ये कैटेगरीज में होगा। हाँ ठीक है, वो सेंटर हो गया, ठीक है। और ये जो है ना मैं इसको करता हूँ मार्जिन टॉप, मैं उसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, जो ये है इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ। तो मार्जिन टॉप 2VH कंट्रोल। हाँ तो ये जो ना ये मार्जिन लेफ्ट देना चाहिए यार, कैटेगरीज में मार्जिन कंट्रोल Z VH, और ये मार्जिन लेफ्ट 2VW, ये जो है ना इस तरह कैटेगरीज प्रोडक्ट्स। अब ऐड प्रोडक्ट करूँगा तो ऐड प्रोडक्ट भी चला जाएगा, ऐड प्रोडक्ट है नहीं तो हम बनाते हैं ऐड प्रोडक्ट। न्यू फाइल सेव एज ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP, ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP। ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP में मैं करता हूँ ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी किधर है? मैंने ऐड कैटेगरीज हैं, ये ऐड कैटेगरीज हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C, और मैं करता हूँ डिलीट कैटेगरी ऐड प्रोडक्ट किधर? ये ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, कंट्रोल V। और इसमें क्या करूँगा मैं? इसमें कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म, मैसेज और ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। और इसके इंसर्ट कैटेगरी के बजाय इंसर्ट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट प्रोडक्ट करेंगे। और इसमें पोस्ट एंटर कैटेगरी नेम, नाउ एंटर प्रोडक्ट नेम होगा, प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम में एक प्रोडक्ट नेम होगा ये, देन जो है मैं करूँगा BR करूँगा, और इसको मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इसको मैं करता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। 1 मिनट, मैं एक चीज़ कर लूँ, आपने टेबल बिल्कुल यूज़ नहीं करने, डिव यूज़ करने। अभी मैं तेज़ी में जो है ना, ताकि इसको अलाइनमेंट वगैरह वो करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और इसकी बॉर्डर 1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बॉर्डर = 1, ठीक है। तो TD, और ये TD बन जाएगा, कलर भी दे TD, और बेसिकली ये TD है, तो ये TD इस तरह इधर क्लोज होगा, और एक और TD ओपन होगा, ये इस तरह क्लोज होगा। और इसको जो है ना मैं आगे कर लेता हूँ, और इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है ठीक है, ये है TD, और ये जो है ना कंट्रोल R, तो ये इस तरह आ गया। ये क्या चीज़ आ गई है? टेबल क्लोज नहीं हुआ ना, टेबल क्लोज करना है ना इस फॉर्म के अंदर। बेसिकली इधर जो है मैंने टेबल क्लोज करना है, TR क्लोज करनी है, और टेबल क्लोज करना है, और कंट्रोल R, तो ये इस तरह आ गया। ये क्या चीज़ आ गई है? ऐड कैटेगरी आगे आ गया, और लेफ्ट पे कितना ज़्यादा ये क्या चीज़? ये तो बड़ा मसला है। टेबल TR नहीं, वो हेडिंग आपने बाहर तो नहीं लिखी नहीं, फॉर्म के अंदर टेबल दिया हुआ है, और टेबल दिया वाला बटन ये नीचे आया हुआ है। नहीं, ऐड कैटेगरी अलग क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने टेबल ही दिया है। ओके, ये ऐड वाला बटन पता क्या है? यहाँ पे TD आएगा, यस, यहाँ पे TD आएगा, TR आएगा, और TR में TD आएगा, और नीचे लाना है TD, ये ऐड वाला बटन। हाँ TD आएगा, ये पहले में नहीं लगाना, दूसरे में लगाना है। TD कॉलम स्पैन 2, इसको मैं कॉल स्पैन = 2, तो ये जो है ना एक TR एक TR और क्यों? क्लोज नहीं करना, TR क्लोज करना है, यस TR क्लोज है, एक है ना ऊपर। हाँ ऊपर वाला नहीं हुआ, ठीक है, ये है, लेकिन ये लेफ्ट अलाइन नहीं है ना, लेफ्ट अलाइन होना। ऐड कैटेगरी इधर क्यों आया है? देखो ना, ये जो ऐड कैटेगरी है ये यहाँ पे क्यों आया है? ये तो रजिस्टर फॉर्म है। सर जी, वो बाहर लिखा हुआ है ना उससे, ऐड कैटेगरी टेबल के अंदर तो नहीं लिखा हेडिंग। कंट्रोल पैनल में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लिया था, यस सर, समझ गया ना, तो उसने सारा कुछ मेरे ख्याल में चेंज कर लिया। कैटेगरीज में ऐड कैटेगरी करूँगा, वो भी आगे चला गया, सारा कुछ चेंज हो गया। ये तो कंट्रोल अगर आप पैनल क्लास कोई मुख्तलिफ देते हैं ना, वो तो फिर सबको चेंज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं,
और कंट्रोल पैनल में बेसिकली कंट्रोल पैनल को कुछ नहीं करते हम, कंट्रोल पैनल को कुछ नहीं करते हम, इसको कंट्रोल पैनल नहीं है बल्कि कैटेगरीज। नाम चेंज कर दें थोड़ा सा, वहाँ पे क्लास है यहाँ पे मैं बॉक्स डॉट और इसको मैं ऐड कैटेगरी में जाऊँगा, बॉक्स डॉट लेट मी सी कि ये चल रहा है कंट्रोल आर, और इसको मैं ऐड कैटेगरी करूँगा। और ये जो है ना जो व्यू कैटेगरीज थी इंडेक्स डॉट PHP थी उसमें मैं बॉक्स लगाऊंगा। कंट्रोल पैनल ही ठीक है लेकिन बॉक्स लगाऊंगा ना, बॉक्स लगेगा ठीक है। और कंट्रोल आर और कैटेगरीज ऐड कैटेगरी, ये ठीक हो गया ठीक है। नाउ उस बॉक्स में मैं यही बॉक्स दूंगा कहाँ पे, ऐड प्रोडक्ट में भी, तो इसमें मैं बॉक्स दे देता हूँ ठीक है। ये बॉक्स दे देता हूँ, इधर भी तो डिस्प्ले फ्लैश लगा हुआ है बॉक्स कंट्रोल आर, तो मैं ऐड प्रोडक्ट करूँगा बॉक्स में, डिस्प्ले फ्लैश लगा हुआ है, कंट्रोल पैनल यहीं पे लगेगा, इधर कंट्रोल पैनल लगेगा ठीक है। ये एक और काम करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम बता रहे हैं, ये भी ठीक है, ये आ गया ठीक है। एंटर प्रोडक्ट नेम आ गया। तो कॉलम स्पेन 2 नहीं है बेसिकली, कॉलम स्पेन जो है ये कॉलम स्पेन मैंने दिया हुआ 2, तो वो 2 नहीं देना बल्कि मैं कॉलम स्पेन को काट देता हूँ कि मर्ज ना करे, बल्कि एक और TD दे देते हैं और ये TD दे देते हैं और इसमें मैं ये बेसिकली इस तरह आएगा ये राइट। नाउ प्रोडक्ट नेम जो है, प्रोडक्ट नेम की जगह में TR ये क्लोज है और जी ये आपने बहुत TD क्यों बना दिए? कौन सी खाली यार, खाली ऐसे ही बनाई है 2TD, उसको अलाइन राइट करना पड़ेगा ना बस थोड़ा सा इधर करने के लिए। अच्छा नाउ जो है ना मैं इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V और एंटर प्रोडक्ट नेम, बेसिकली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में जो है ना ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, DESC डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और उसके बाद हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बाद क्या करेंगे, 1 मिनट, ये डिस्क्रिप्शन आ गई और प्रोडक्ट का लार्ज इमेज, ये क्या होता है प्रोडक्ट का लार्ज इमेज और प्रोडक्ट का शॉर्ट इमेज ठीक है। और कंट्रोल B और ये जो है मैं करता हूँ प्रोडक्ट लार्ज इमेज ठीक है, प्रोडक्ट का लार्ज इमेज आ जाएगा और प्रोडक्ट का लार्ज इमेज का मतलब है कि लार्ज इमेज ठीक है, लार्ज इमेज और इसी का हम कर लेते हैं शॉर्ट इमेज ठीक है। प्रोडक्ट शॉर्ट इमेज इनपुट टाइप फाइल में होगा, बिल्कुल इनपुट टाइप फाइल होगा, गुड ठीक है। फाइल और इनपुट टाइप फाइल होगा और कंट्रोल B और स्मॉल इमेज इनपुट टाइप फाइल। कोई मसला आपको? नो इशू। लार्ज इमेज स्मॉल इमेज, लार्ज इमेज और क्या होता है, लार्ज इमेज स्मॉल इमेज और मेरे ख्याल में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। और प्रोडक्ट जब ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का हम क्वांटिटी, यस दिस इज प्रोडक्ट, तो उसकी प्राइस होगी एक, यस नो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि एक क्वांटिटी होगी, एक से इसकी एक होगी क्वांटिटी होगी, एक प्राइस होगी, ये है यूनिट प्राइस ठीक है, ये है यूनिट प्राइस में मैं यूनिट प्राइस ही लिखूंगा, यूनिट, थैंक यू, ये इधर रख दें हैं, अच्छा ठीक है ओके यूनिट प्राइस, अच्छा यूनिट प्राइस में फाइल टेक्स्ट होगी और यूनिट प्राइस, और इसको मैं यूनिट प्राइस में मैं ये करता हूँ कि इसको मैं ये कर लेता हूँ और
और इसको मैं ये कर लेता हूँ, और यूनिट प्राइस की जगह क्या है, सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस, सेल प्राइस, सेल्स प्राइस क्या चीज़ है? सेल्स प्राइस है ना, ये सेल प्राइस जो है ना एक यूनिट प्राइस है जो कि जितनी वो है मैंने खरीदी है, ठीक है, परचेज प्राइस, तो इसको परचेज प्राइस कहते हैं, परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस, और नीचे स्टॉक आ जाएगा इसका, और स्टॉक जो है स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक कितना है जनाब, स्टॉक आपका स्टॉक है, स्टॉक आ जाएगा, और स्टॉक जो है वो हम इधर कर लेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई स्टॉक। अब जनाब ये जो है ना ऐड कर दे, ऐड प्रोडक्ट कर लेते हैं, ऐड प्रोडक्ट। नाउ मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये बेसिकली दो चूज फाइल हैं। बॉर्डर कोलैप्स कर दें तो सिंगल बॉर्डर आ जाएगा। किस डिव में, बॉक्स में, टेबल बॉर्डर उधर कहीं भी सर स्टाइल केसेस में कर इनलाइन ही करना, ठीक है। इधर क्या है, बॉर्डर इज इक्वल टू कोलैप्स, स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर डैश कोलैप्स, ठीक है, बॉर्डर ठीक है, डैश कोलैप्स और कोलैप्स, राइट, ठीक है। तो ये इस तरह बन जाएगा। अच्छा लग रहा है। नाउ ये जो है ना प्रोडक्ट नेम, नाउ इसका क्या बनाना है, हमने टेबल बनाना है। अच्छा मैं बड़ा वो हूँ कि यार ये जो है ना ये इसका पहले टेबल बना, यस पहले डेटाबेस डिज़ाइन बनता है, लेकिन हम क्योंकि काफ़ी एफिशिएंट हो गए हैं, हमें पता है कि क्या बनाना है, पहले ये बनाओ, या बनाओ, यस ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इनपुट डिज़ाइन है। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, ये इनपुट डिज़ाइन है, ये स्क्रीन डिज़ाइन है, फॉर्म डिज़ाइन, ये फॉर्म डिज़ाइन है। फॉर्म डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया, अभी सर्वर साइड को नहीं चलना, अभी ये करना है कि जब ये हो गया तो हम डेटाबेस डिज़ाइन में जाएंगे, डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे, डेटाबेस में क्रिएट करेंगे चीज़ें। तो डेटाबेस कहाँ है हमारा, डेटाबेस इधर है, और डेटाबेस में जाके मैं इधर इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक न्यू टेबल बनाता हूँ, ठीक है, न्यू टेबल बनाता हूँ, और उसका नाम क्या होगा, टेबल नेम इज प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में फील्ड कितने होंगे, मैं मुझे नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड है। एक फील्ड होगा 8वां फील्ड होगा डेट क्रिएटेड, 9वां फील्ड होगा ब्लॉक प्रोडक्ट, ब्लॉक प्रोडक्ट, बस आईडी है। तो बेसिकली कितने होंगे, 11 फील्ड होंगे, तो मैं इसको दूंगा 11 ऐड वन टेबल, ये ठीक है, ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स तो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके टेबल नेम जो है ना, मैं टेबल नेम दे के उसको ओके करता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको नहीं मैं कहता हूँ ना प्रोडक्ट्स को मैं 11 फील्ड देना चाहता हूँ, तो ऐसे 11 है ना, 11 और गो, ये 11 फील्ड आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी होगी और इंटीजर होगी, और ये जो है ना इंटीजर मैं करता हूँ 10 या 20 जितना भी आप देना चाहें। अगर कुछ भी ना दे तो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, मतलब 10 के लिए 10 दफ़ा 9 लिखें तो इतनी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, 10 दफ़ा 9 लिखें, 10 दफ़ा 9 लिखे ना, तो जितना बनता है कर बनता है, इतनी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। ओके, नाउ प्रोडक्ट आईडी, और दूसरी क्या है, मैं यहाँ से फॉर्म से देखूँगा प्रोडक्ट नेम, तो प्रॉड नेम जो है, नेम जाहिर है हमारा वारचार होगा, और वारचार में मैं करूँगा कितने 20 करेक्टर्स, और फिर जो है ना प्रोडक्ट नेम के बाद होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं वारचार करूँगा, और वारचार करके मैं करूँगा इसको डिस्क्रिप्शन में मैं 255 करेक्टर्स लिख लेता हूँ, ठीक है। देन जो है ना इसका स्मॉल इमेज का हम पाथ सेव करेंगे, ठीक है। इमेज का हम पाथ सेव करेंगे तो ये कितना होगा, वारचार होगा ये भी, और पाथ सेव इधर होगा, और ये जो है 255 करेक्टर्स का पाथ होगा, और लार्ज इमेज में हम वारचार करेंगे, और लार्ज इमेज भी हमारा क्या होगा, एक पाथ होगा,
और वो पाथ जो है वो 255 मैक्सिमम कैरेक्टर्स होंगे। पाथ क्या होता है, सी में फलाना फोल्डर है, उसमें फलाना फोल्डर है, उसमें अपलोड पिक्चर है, सी में एग्जैम्प है, जैम्प में फलाना है, वो जो है ना उसका नाम, बेसिकली ये लार्ज इमेज का नाम ही यहाँ पे देंगे। पाथ हम कोड में देंगे, इधर पाथ नहीं आएगा, इधर कोड में सिर्फ इमेज का नाम आएगा। और इमेज का नाम 255 कैरेक्टर, विंडोज़ की फाइल का नाम 255 कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, मे बी उससे भी लार्ज हो जाए, लेकिन 255 कैरेक्टर हो। देन जो है ना हमारे पास होता है परचेज प्राइस, तो मैं लिखूँगा परचेज प्राइस जो है वो होगी, मैं इसको लिखता हूँ वारचार ही होगी, वैसे करेंसी भी होती है, यहाँ पे आप करेंसी लिख लें, मैं करेंसी अगर लिखूँ यहाँ पे मैं इसको वारचार लिख देते हैं। वारचार कितने करेक्टर्स होंगे करेंसी में, अगर 3 हम ले लें, 3 1.4 और उससे पहले जो अमाउंट है, बेसिकली करेंसी में मैं रख देता हूँ 100। वैसे 100 इतने आते नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर फॉर एग्जाम्पल 1 अरब डॉट आगे 1 अरब लिखा हुआ हो तो इतना हो सकता है। इतनी प्रोडक्ट में परचेज प्राइस तो होती नहीं है, लेकिन सेल्स प्राइस लिखते हैं। इसके बाद सेल्स प्राइस में मैं करता हूँ वारचार में करके 100, सेल्स प्राइस भी 100 है। और फिर जो है ना हमारे पास आ जाता है स्टॉक, तो स्टॉक जो है वो होगा बेसिकली इंटीजर, और इंटीजर में मैं फॉर एग्जांपल स्टॉक जो है वो 10 कैरेक्टर्स का हो सकता है, मीन्स 10 दफ़ा 9 लिखे तो इतना स्टॉक हो सकता है, जो कि मतलब अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है। और इसको जो है ना मैं गो करता हूँ, मैं इसको नीचे यहाँ पे गो होगा, गो कहाँ सेव, राइट सेव इट, और ये सेव हो गया, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, क्यूरी बन गई है, और इसको मैं करूँगा चेंज, और चेंज करके इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट करूँगा। यहाँ से मैं ऑटो इंक्रीमेंट AI करूँगा जी, क्या, तो मैं सेव करूँगा, और सेव करके ये जो है ना इस तरह आ जाएगा, और ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो गया, ये प्राइमरी की भी बन गई है। अब इसमें हमने बेसिकली कोडिंग करनी है, ठीक है। अगर ये सारे प्रॉड हैं, प्रॉड मैंने 2 के लिए लिखा हुआ है, एक को प्रोडक्ट लिखा हुआ है, थोड़ा एक करेंगे प्रॉड ID ही हो, ये भी प्रॉड ID हो, वाई नॉट कि हम इसको चेंज कर लें कि ये प्रॉड इमेज और प्रॉड स्मॉल इमेज, प्रॉड लास्ट इमेज, प्रॉड परचेज प्राइस, प्रॉड सेल प्राइस, इस तरह होना चाहिए ना। लेकिन अभी हम उसको कन्वेंशन, एक ही कन्वेंशन यूज़ कर लेंगे। ये नहीं है यहाँ पे प्रोडक्ट है इधर प्रॉड है, तो हम एक ही कर लेते हैं, वाई नॉट कि इसको चेंज कर लें राइट नाउ, क्योंकि हमने गलत लिखा है, तो उसका जो है ना हमने हमेशा भुगत रहे हैं, तो दोबारा जो है मैं प्रॉड लिखूँगा इसको, ताकि एक ही चीज़ जो है ना प्रॉड ID सेव, और इधर मैं लिखूँगा प्रॉड नेम, ठीक है, प्रॉड नेम ठीक है, मैं वह करता हूँ, सेव करता हूँ, और मैं इधर प्रॉड स्मॉल इमेज है, क्या है, प्रॉड स्मॉल इमेज, तो मैं इसके शुरू में प्रॉड लगा देता हूँ, प्रॉड, ठीक है, प्रॉड स्मॉल इमेज, और इसको सेव, और इसको भी मैं एडिट करूँगा प्रॉड स्मॉल इमेज, प्रॉड लार्ज इमेज, ठीक है, तो प्रोडक्ट का लास्ट इमेज चेंज करूँगा, और इसको मैं स्मॉल हो गया, ये रहता है, ठीक है, और इसको मैं प्रॉड लार्ज इमेज करूँगा, प्रॉड लार्ज इमेज, और इसको मैं सेव करता हूँ। और उसके बाद जनाब परचेज प्राइस है, ठीक है, परचेज प्राइस है, और परचेज प्राइस में मैं चेंज करूँगा परचेज प्राइस, और परचेज प्राइस प्रॉड परचेज प्राइस होगा। मैं दोबारा इसको चेंज करता हूँ, और इसको प्रॉड परचेज प्राइस। आपने अगर प्रोडक्ट रखना है तो प्रोडक्ट ही रखेंगे, प्रॉड सेल्स प्राइस, ठीक है। ये देखें ना हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, क्योंकि पहले कोई डिसीजन हमने जल्दी में लिखा है, कोई डिसीजन, कोई मीटिंग हुई ही नहीं है, हमने वैसे ही जो ना बस आया तो डेवलपर को दे दिया, डेवलपर ने जो मर्जी है प्राइस रख दी अपनी, जल्दी करो और उसको भेज दो। ये कोई तरीका नहीं होता। आप बड़े तरीके से बड़ी देख के कि भाई प्रोडक्ट की क्या जो है ना वो करते हैं। जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं तो बड़े सोचते हैं यार लोगो क्या है, प्रोडक्ट है ना, आप ये बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको बड़े सोच समझ के कि क्या नाम रखने होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि बस बैठ गया और बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के मैं सोचना शुरू हो गया क्या नाम होगा। लो, पहले उसको करूँगा, उसके बाद उसका प्रिंट लूँगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो अप्रूव होगी कि यही नाम रखने हैं, फील्ड के नाम यही रखने हैं, तब जाके कॉलम के नाम आते हैं। ऐसे नहीं आता कि ज़ाहिर है हम डेवलपर्स हैं, हम तो यही सोचते हैं कि उधर ही उसी वक्त करना चाहिए, उसी वक्त नहीं होता। ये आपके पास बेसिकली पूरी सिस्टम एनालिस्ट भेजता है ऊपर से टीम लीड को, टीम लीड आगे भेजता है एक डेवलपर को, और वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ से देख के वो जो है ना करेगा।
ये कॉलम रखेगा। ये नहीं है कि मैं इधर बैठ गया हूँ तो मैं जो है ना जो मर्जी है टाइप कर लूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि बड़ा तरीका है ताकि फ्यूचर में हमें आसानी हो। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बार बार जो है, क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं ना, तो हमें लर्निंग में ये चीज़ें बाद में कोई नहीं सिखाएगा, एकदम आदत बन गई ना आपका, हमेशा ये होगा यार क्या है डेटाबेस बनाना है ना, मैं जाऊँ यार सामने से देख के जो मर्जी है लिख दूँ। ठीक है, वो फिर कोडिंग में आपका 10 गुना टाइम ज़ाया हो जाता है। मुझे पता है शुरू में प्रॉड आएगा, सेल्स प्राइस अंडरस्कोर आएगा, ज़बरदस्त, मुझे कोडर को ऑलरेडी याद है। अगर कहीं प्रॉड है कहीं प्राइस है, वो बार बार देखेगा, एरर आएंगे, कहीं प्रॉड लिखा हुआ प्राइस लिखा हुआ, तो उसकी वजह से टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, सूटेबल होना चाहिए। दूसरा प्रॉड है वो जो टाइम ज़ाया होगा, वो वक्त पे आप, जाहिर है आपका अगर 1 घंटा भी दिन में ज़ाया होता है तो आपके 1 घंटा ज़ाया होता है तो 4 हफ्ते में 4 घंटे ज़ाया हो गए। और आपको अगर $20 कर रहे हैं तो $80 आपके ज़ाया हो गए। आप उसको $20 पे कर रहे हैं 1 घंटे का, तो फिर उसको जो है ना आपके $80 ज़ाया हो गए ना। आप ये सोचें ना, इस तरह टाइम, तो ये छोटी छोटी जो गलतियाँ, ये छोटी गलतियाँ नहीं होती, बल्कि बाद में क्या होगा कि अपडेट करेंगे, अल्लाह ही हाफ़िज़, मतलब मेंटेनेंस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट बढ़ेगी कैसे। इस वजह से आप पूरी टीम, एज अ टीम वर्क होता है ये, और जो है ना टीम वर्क में आप काम करते हैं। ओके, प्रॉड स्टॉक जो है ये करेंगे। तो सॉरी, एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड रह गया, वो है डेट क्रिएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं करूँगा आफ्टर प्रॉड स्टॉक, और ये है डेट क्रिएटेड और ब्लॉक प्रोडक्ट, 2 करूँगा मैं दोबारा इसको मैं एक है डेट क्रिएटेड और डेट क्रिएटेड बेसिकली मैं बार 4 ही रखता हूँ, लेकिन आप डेट रखेंगे। ठीक है, और इसको मैं रखता हूँ 20 कैरेक्टर्स और सेव करता हूँ। और एक हम रखेंगे आफ्टर डेट क्रिएटेड, एक और वो है ब्लॉक प्रोडक्ट। वैसे ब्लॉक प्रोडक्ट का हमने, क्योंकि कन्वेंशन शुरू से हम कर रहे हैं कि ब्लॉक प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, तो हमें याद है और हमें वो सिस्टम जो है ना वो करें, लेकिन ये भी प्रॉड ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, प्रॉड डेट क्रिएटेड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पूरे जितने भी वेबसाइट्स हमने बनाई हैं, डेट क्रिएटेड का हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक उसूल है कि डेट क्रिएटेड को डेट क्रिएटेड ही कहेंगे, डेट डिलीटेड ही कहेंगे, और ब्लॉक के साथ आगे टेबल का नाम लिख देंगे, तो हमें पता चलेगा ये ब्लॉक है। ये ओवरऑल कन्वेंशन है जो हम हर एक सिस्टम में किसी के लिए भी वेबसाइट बनाएंगे हम ये यूज़ करेंगे, तो वो एक पूरी टीम को भी याद हो जाता है और कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके, सेव करते हैं। नाउ इसको मैं करता हूँ, ये तो हमारे टेबल बन गए। अब हम इसमें डाटा एंटर करते हैं। इसका क्या है, ये डेटाबेस डिज़ाइन बन गया, डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको जोड़ना है किसके साथ, सर्वर साइड के साथ। तो सर्वर साइड में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा इंसर्ट प्रोडक्ट। तो इंसर्ट प्रोडक्ट में मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल करता हूँ, फाइल सेव एज इंसर्ट प्रोडक्ट इंसर्ट प्रोडक्ट डॉट PHP, इंसर्ट प्रोडक्ट डॉट PHP। और इंसर्ट प्रोडक्ट में इंसर्ट प्रोडक्ट है, और इंसर्ट प्रोडक्ट में इंसर्ट किधर है, इंसर्ट कैटेगरी, और कंट्रोल A कंट्रोल C, और इंसर्ट प्रोडक्ट में मैं जाऊंगा इधर, इंसर्ट प्रोडक्ट में और कंट्रोल B। बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने जो है एक नेम इज इक्वल टू नेम, नेम इज इक्वल टू नेम, नेम इज इक्वल टू पहले क्या आएगा, जो प्रॉड नेम। अब मुझे याद है ना प्रॉड नेम है ये, तो प्रॉड नेम इज इक्वल टू प्रॉड नेम, क्योंकि उधर प्रॉड नेम रखा हुआ है तो इधर भी प्रॉड नेम रखूँगा। देखो कितने जल्दी काम हो रहा है, टाइम बच रहा है। तो प्रोडक्ट नेम कैन नॉट बी एलसेफ। अब ये सारा ही जो है ना, मैं इसको कंट्रोल भी एलसेफ प्रॉड, दूसरा क्या है, प्रॉड नेम, प्रॉड डिस्क्रिप्शन लिखा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कंट्रोल V और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जी सर। ये आपके कोर्स का कंप्लीट जो है ना वो है चार्ट है। ठीक है, हम HTML और HTML5 फर्ज करें जो भी, ठीक है 15 डेज में है हमारा। हाँ। ये तकरीबन 15 दिन में कवर हो जाता है या ठीक है। ये ठीक है, ये जो है ना 15 नहीं होता, क्योंकि स्लो लर्नर भी होते हैं, तो आप 25-30 एक महीना कर लें इसमें जो है ना HTML CSS और बूटस्ट्रैप तीनों जो है ना, ठीक है, तीनों के ऊपर कितना टाइम लगेगा? 1.5 महीना लग जाएगा। ठीक है, 1.5 महीना 1.5। ठीक है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट
जावास्क्रिप्ट के लिए कितने दिन लगेंगे तकरीबन? 1 महीना तो जरूरी है। 30 दिन मैंने कर दिया। जी क्वेरी के ऊपर जे क्यूरी के ऊपर आपके जो है ना 2 हफ्ते, मतलब 15 दिन। 15 दिन। रिएक्ट जेएस 1 मंथ। रिएक्ट जेएस और एंगुलर ये मैंने ऑप्शनल रखे हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल होंगे कि इनमें से जो भी सिलेक्ट आपने करेगा जो उसके कहा ना, साथ। आपने हाँ। कहा कि जी या तो उसे रिएक्ट पूरा करना चाहिए, हाँ हाँ, अगर वो रिएक्ट पूरा करते हैं तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो आप मशवरा भी उसको यही दे सकते हैं कि जी आप रिएक्ट जेएस ना करो, हाँ हाँ, आप पूरा रिएक्ट करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगे चल के लाइब्रेरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब ये भी बाई चॉइस है, इनमें से कोई एक उसको चॉइस करनी पड़ेगी, रिएक्ट करना पड़ेगा या एंगुलर है या वीयू है, बिल्कुल जो भी इसको करना बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है। अब इनमें से जो मोस्ट जो है ना, जो आप समझते हैं कि इन डिमांड है, नेक्स्ट रिएक्ट है, रिएक्ट है। रिएक्ट रिएक्ट है। अच्छा, ये तो हो गया रिएक्ट सिंपल, हमारी फ़र्ज़ करें कि एक किस्म का Front-end design में। फ्रंट एंड डिज़ाइन में। बिल्कुल। अब रिएक्ट नेटिव क्या है? रिएक्ट नेटिव C++ है। वो यानी नेटिव का मतलब ये है कि आप मोबाइल पे या हार्डवेयर पे काम करते हैं। हार्डवेयर अगर आपने एक्सेस करना है, रिएक्ट नेटिव उसको बोलते हैं। अच्छा, यानी आपने ये तो आपने कहा सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर को मैनेज करके एप्लीकेशन लेयर पे जो आपका ब्राउज़र चलता है, ब्राउज़र का जो क्रोम है तो V8 इंजन है, बेसिकली रिएक्ट V8 इंजन को इस्तेमाल करती है। एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर एप्लीकेशन उसको रन करती है, लेकिन आपने एप्लीकेशन को बाईपास करना है और डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास करते हुए डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस करना है, हाँ वो एंड्रॉयड हो, हाँ वो विंडोज़ हो, तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव। ये तभी ब्राउज़र हमारी सारी मेमोरी सक करके बैठा हुआ होता है। यस, तो जाहिर है, ये तो आपको पता, फेसबुक ओपन करते हैं बिल्कुल ऐसे, वो जाहिर है वो लोकल स्टोरेज क्रिएट करता है, लोकल स्टोरेज क्रिएट करता है, लोकल हार्ड डिस्क पे वेरिएबल। अक्सर आपने इंटरनेट के ऊपर मीम्स देखे होंगे गूगल क्रोम के खिलाफ। हाँ हाँ, बिल्कुल मीम चल रही होती है ना बिल्कुल, कि आप पूरा इंटरनेट जो है ना वो आप फर्ज करें 16 GB रैम के साथ आप चल रहे हैं, हाँ, तो आपका जो क्रोम है वो एक तरफ जो है ना वो ढिला सा होकर बैठा हुआ है और सारी मेमोरी सब सर उसका फ़ायदा होता है, ओवरऑल हमारा टाइम बचता है, ये मैं आपको बताता हूँ। यानी वो जो जितना एफिशिएंट क्रोम है, मेरा नहीं ख्याल कोई और ब्राउज़र है, और इतना लाइट वेट है और इतनी कम्प्लेक्स साइट है सर उसकी राइट क्लिक करके आप व्यू सोर्स जाकर देख लीजिए, आपको पता ही होगा जे क्यूरी सारा कुछ उसमें एम्बेड किया हुआ है, लोगों ने साइटों पे बड़ा वर्क किया हुआ है, बिजनेसमैन ने साइटों का, ठीक है ना, वो जे क्यूरी भी उधर ही, रिएक्ट भी, कोई तीसरा है वो भी ऐड किया हुआ है, तो क्रोम उसको जो है ना ज़बरदस्त किस्म का, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो जो बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं वो बेसिकली अपने यूज़र को वो कोड एंड पे नहीं देखते, वो कोड बेतहाशा किस्म का कोड, और आजकल एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कि ये जो है ना इसके ऑटोमेटिक टूल आ गए और वो जो कोड जनरेट करते हैं वो आपके बस में नहीं है कि क्या कोड जनरेट करेंगे, तो ये थोड़ा सा इशू है, ठीक है। रिएक्ट जेएस अगर करें तो कितना टाइम लगेगा? नहीं, रिएक्ट जेएस इन सब में 1 मंथ है, रिएक्ट जेएस में 1 मंथ है, एंगुलर में 1 मंथ है, ठीक है। एंगुलर में हम ऐसा करते हैं कि एंगुलर जेएस इनमें से कोई एक 1 मंथ में करे और बाकी 15 दिनों में, बाकी 15 दिनों में बाकी करवा दें। ये रिएक्ट अगर ये वाला, ये नीचे वाले जो है, हाँ हाँ नीचे वाले जो है, ये हाँ। अब तो ये तो हो गया ना प्रोफेशनल में चला गया। हाँ, तो प्रोफेशनल में ये 1 मंथ लगेगा, इसमें 1 हमने मंथ, कोर्स के 3 पार्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक आपका जो ठीक है। कोर्स है ये है बेसिक वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, advanced web और यहाँ से आपका कंप्लीट फ्रंट एंड प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 3 कोर्स बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो चलें, इन पे आपका 30 डेज़ है और इस पे 15 डेज़, हाँ। 15 डेज़ बिल्कुल, लेकिन अगर ये करते हैं तो, एग्जैक्ट बाकी 2 भी करते हैं, हाँ अगर करते हैं तो, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक बंदा सीखने आता है तो उसको करना चाहिए, ये ज़रूरी है कि ये भी कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मे बी कि उसको फर्स्ट प्रोजेक्ट एंगुलर के साथ मिले, वीयूई के साथ मिले, रिएक्ट शायद ना हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने जॉब फ्रीलांसिंग करनी है, रिएक्ट मस्ट है, रिएक्ट के बगैर जो है ना आपको, ठीक। तो बस ये मैंने इनकी फीस से सबसे रखी है फिर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन आखिर में जाके इतने कर डिज़ाइनिंग से उसको कवर बिल्कुल, होगा, ठीक। लेकिन वो ये बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल है ना, ये भी बीच में से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, इनमें से भी एक रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, 45 तक आ जाना चाहिए, 45 तक से इतना वैसे वो करवा लेगा, ठीक है। ठीक है, तुम लोग सस्ते में पड़े हो ऐसे ही है ना, मैं इसलिए तुम लोगों को धक्का मार के जल्दी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सर ये एक सिस्टम भी बन रहा है हमारा फ्यूचर के लिए, तो एक अच्छा, मतलब इनके ऊपर बात करने को यस लर्निंग हो रही है, बिल्कुल हमसे सीख लिया हमने इनसे। एग्जैक्टली, यस। अभी हम नेक्स्ट ये करेंगे कि हर जो भी स्टूडेंट आएगा ना उसको एक फाइल देंगे, उसको पूरा प्रोफाइल इसके ऊपर जो कोर्सेज उसने सेलेक्ट की हुई होंगी ना हाँ। वो सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जब उसको कंप्लीट हो आप साइन कर दें, बस ठीक है, बिल्कुल रोजाना आगे मैं फाइल चेक करूंगी जी आज बिल्कुल, इसका बिल्कुल, कौन सा चल रहा है, बिल्कुल, तो उसके हिसाब से जो नहीं है उसको उठा देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
अच्छा तो सॉरी ये जो है ना सर थे, ज़ाहिर है सर, ठीक है ओके जी, आ जाए बैठे। अच्छा दिन जो है ना, अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रॉड डिस्क्रिप्शन, आप इधर आके बैठ जाएं इनके साथ, इधर आके बैठेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, आप बेसिकली सवेरे आया करें, अगर 9:30 आ सकते हैं, या लेट हो जाता है, आपसे लेट हो जाता है ना। ये आपके साथ है? ये बंद है आज पहला सेमेस्टर का है। किस चीज़ का सीखना? नोट ये भी करना है, इन्होंने भी करना है। ठीक है। तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? MSc आपकी क्लास वालों में? BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कहाँ से? अच्छा, तो आपको पहले एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का? फाइनल प्रोजेक्ट का है? ठीक है, ओके ओके। ये हम PHP में सिस्टम बना रहे हैं और आप इसको देखेंगे जस्ट लर्निंग, ठीक है ना, ओके राइट। अगर 9:30 बजे आ सकते हैं तो आप भी 9:30 बजे आ जाएं और ये क्लास लिया करें, ठीक है। ये क्लास एक एडिशनल आपकी हो जाएगी कि सिस्टम कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ओके। और अगर आप आ सकते हैं सवेरे तो आप आ जाया करें, हम जो है ना बैठ के ये जो है ना ये कर रहे हैं, ओके। नाउ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है जनाब, हमारा फील्ड है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट DESE है। कहा था ना सर जी आप, नहीं आगे बढ़िए। आपने सुना ही नहीं, आपके डिस्क्रिप्शन देखा है। मेरी बात सुन, ये जो है ना ऐड प्रोडक्ट में ये हमने प्रोडक्ट DESE लिखना है, सेम कन्वेंशन रखनी चाहिए ना, तो ये डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, प्रॉड डिस्क्रिप्शन, हमें पता होना चाहिए कि प्रॉड डिस्क्रिप्शन है। सर जी मुझे छुट्टी चाहिए। जा अभी जाओ और CV कल अच्छी सबमिट करवा लेना, और जो है ना ये सारी चीज़ें RESTful API आती है, JSON आता है, सारा कुछ ऐड कर लेना। मैं आप GitHub की प्रोफाइल पे सेंड कर दूंगा। बिल्कुल GitHub की प्रोफाइल सेंड करो और उसको जो है ना सही तरह से करना। ये ना हो कि तू ये हो कि मेरा स्टूडेंट जो है ना वो 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, ये ना हो कि तू जो है ना वो कर ले, और तू कर सकता है, यकीन मान लाख से ऊपर होगी तेरी, 1.5 लाख तक हो जाएगी अगर तू इंटरव्यू 2 महीने की कामयाब होगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज़ अ फैक्ट। और जो बंदा कह रहा है उसने मैट्रिक किया हुआ था, उसकी 2.5 लाख रुपए सैलरी है मैट्रिक करके, उसने रिएक्ट और ये यही कोर्स किए थे हमसे, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये जो है ना ये मजाक नहीं है। कंपनी वो बाहर किया, अमेरिकन कंपनी, प्रोडक्ट यूनिट प्राइस। तो ये मैं आपसे ऐसे मजाक नहीं कर रहा इधर बैठे हुए कि ये जो है ना, ये देखें आप नोड ये सीख रहे हैं, ठीक है, ये मजाक नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। और आप नौजवान लोग हैं, आप इसमें वो ये नहीं है कि इधर से पढ़ा दिया तो कुछ नहीं बनता, बल्कि अगर जो IT में आया है, अगर वो इस दौर में कमा नहीं सकता IT से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा स्कोप है इसका, मतलब, और ये है कि हज़ारों में नहीं है, लाखों में है, ठीक है, लाखों में। और अब रिमोट जॉब्स आ गई हैं। पहले ये था यार कि इंडिया में जो है ना PHP डेवलपर लाख रुपया लेता था, हमारा डेवलपर वही 30,000 में काम करता था पाकिस्तान। अब वैसा नहीं है, अब रिमोट जॉब्स हैं और आपको डायरेक्ट घर बैठे वो देते हैं, और आपकी लाख से तो ऊपर, मतलब बाहर का बंदा देगा आपको जॉब, लाख से अगर आपको आता है तो आप लाख से ऊपर लेंगे, ठीक है जी। तो प्रॉड स्टॉक है, ठीक है। प्रॉड स्टॉक जो है, प्रॉड स्टॉक सारा ही प्रॉड स्टॉक, और ये यहाँ पे इंसर्ट प्रोडक्ट में जाएंगे और हम एक एक करके प्रॉड डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है, प्रॉड DESE और प्रॉड डिस्क्रिप्शन के बाद हम करते हैं Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V और L से प्रॉड डिस्क्रिप्शन नहीं है, प्रॉड स्मॉल इमेज। तो सारा ही प्रोडक्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, प्रोडक्ट DESE, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बस हम जो ना प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट स्मॉल इमेज कैन नॉट बी एम्प्टी, और प्रोडक्ट लार्ज इमेज कैन नॉट बी एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक वैलिडेशन है जो कि बेसिकली सर्वर साइड वैलिडेशन, ये क्लाइंट साइड नहीं है। जब आप jQuery ये यूज़ करेंगे, आप क्लाइंट साइड यूज़ करेंगे, ठीक है। सर्वर पे बोझ आपने नहीं डालना, लेकिन हम ज़ाहिर है कोर PHP कर रहे हैं, तो वाई नॉट के हम सर्वर को ही जो है ना वो करें, ठीक है। वो क्योंकि इसमें जस्ट हम
बेसिकली हमारा ये है कि आप इसको जो है ना ये लर्न करें। और बिल्कुल कोर PHP से ये होता है ना, आपका दिमाग थोड़ा सा इनिशियल खुल जाता है ना कि यार ये कैसे बेसिकली क्लाइंट सर्वर क्या है। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको करेंगे MVC पे, MVC, और आगे जितना भी चीज़ है वो सारी MVC है। ये जितने फ्रेमवर्क बने हुए हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू या मॉडल व्यू समथिंग, MVP है, जो भी वो है। तो हम मॉडल व्यू अभी नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि पोस्ट कैसे होता है और अलग फाइल कैसे बनती है, उस फाइल में कैसे जाता है, वहाँ से वेरिएबल्स गेट कैसे होते हैं। अब ये सारा हिडन है। आप जस्ट एक jQuery की या किसी की पोस्ट लिखेंगे, वो पोस्ट से API जो है ना, रेस्टफुल API के जरिए आपको डाटा सेंड कर लेगा और उसको पार्स करके आप जो है ना डिव में डिस्प्ले कर देते हैं, या कोई एरर मैसेज या जो भी जिसको कहते हैं हम कि एक अभी हमने ये मैसेज लगाए हुए हैं, ये इसमें जो लगाए हुए हैं, ये जो इमेज है, ये इसमें जो इमेज है, ये जब मैं चूज़ फाइल करूँगा और जब ये डाउनलोड हो रही है या अपलोड हो रही है तो थोड़ा सा स्पिनर आएगा। वो जो स्पिनर है बेसिकली प्रॉमिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि नीचे वाला छोटा इमेज है वो पहले हो जाए और फॉर्म भी सबमिट हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। एसिंक अवेट सारे जो हमने पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में, वो सारे इसमें इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली हैं, लाइब्रेरी व्यू में भी और रिएक्ट में भी, ठीक है, जो भी फ्रेमवर्क है। ओके, अच्छा, नाउ लेकिन अभी हमने कुछ भी नहीं करना। हमने क्या करना है, सर्वर साइड क्या होती है, सर्वर साइड वैलिडेशन क्या है वो हम कर रहे हैं। पहले क्या होता है, स्क्रीन डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन, उसके बाद क्या होता है डेटाबेस डिज़ाइन, उसके बाद क्या होता है सर्वर साइड आपने लिखनी है, ठीक है, और वैलिडेशन भी सर्वर साइड पे। लेकिन ये याद रखें कि अगर फेसबुक वाले ये करें कि सर्वर पे वही डाल दें, फेसबुक थक जाए, बैठ जाए फेसबुक एकदम से, उसने क्लाइंट पे रखा हुआ। आप फेसबुक को राइट क्लिक करें, क्या लिखा हुआ है, मैं अभी राइट क्लिक करता हूँ, फेसबुक को राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ गूगल को, google.com, इसको राइट क्लिक करता हूँ, आपको jQuery नजर आएगी टोटल व्यू पेज सोर्स। ये देखिए सारी jQuery लिखी है, ये देख varb, क्या है varb, जावास्क्रिप्ट, टोटल जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो आप जावास्क्रिप्ट से क्लाइंट पे लोड डाल देना यार, हर क्लाइंट, मैंने ब्राउजर ओपन किया तो सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, समझ आ गई वैलिडेशन में किस लिए कर, और हम एक ही चीज़ की वैलिडेशन कोई इतनी कम्प्लेक्स करेंगे नहीं। अच्छा, ये हो गया हमारा लार्ज इमेज हो गया। देन जो है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, कभी भी आप दो रिकॉर्ड एक जैसे नहीं डालेंगे, दो प्रोडक्ट्स एक जैसे नहीं डालेंगे, दो बंदूकें नाम एक जैसे नहीं डालेंगे, दो स्टूडेंट्स एक तरह का रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीपल के लिए आपने चेक लगाना है। और दूसरी बात कि ये जो चीज़ है ये हम PHP प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल ये जो क्यूरी है ये बेसिकली पार्स होती है। क्या होती है, ये क्या करना पड़ता है कि इसको एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा MySQL, उसने क्या करना है, इसको पार्स करना है इस क्यूरी। ये तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन आप बाद में सीखेंगे कि बेसिकली ये कैसे हम करते हैं कि ताकि कंपाइल्ड वर्जन हो। स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं, कंपाइल्ड वर्जन के डेटाबेस को कंपाइल करके आप स्टोर प्रोसीजर यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये सेलेक्ट क्यूरी ऐसे लगती है, राइट। तो हम बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल बेसिक से जो चीज़ है वो कर रहे हैं। दूसरी बात कि वो इस इनपुट की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर सैनिटाइज ना हो तो, अगर ये इनपुट वैलिड ना हो, मतलब एक ईमेल लिखता है डॉट नहीं लिखता, ऐट नहीं लिखता, उसका क्या नुकसान है, वो उसका रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा, मेरे पास डाटा भी आ गया है, कस्टमर भी बन गए हैं। जब मैं नेक्स्ट उसको कोई मार्केटिंग के लिए भेजूंगा तो आधे से ज़्यादा ईमेल जो है ना मेरा सर्वर थ्रो करेगा कि ये इस पे जा ही नहीं रहा। क्यों, ईमेल वैलिड ही नहीं है। तो आपकी इनपुट लेना एक चीज़ है, इनपुट के बाद उसको वैलिडेट करना मस्ट है, वैलिडेशन। यानी आपका जो है ना 50-60% जो है काम वैलिडेशन बहुत मस्ट है। अभी हम एक ही वैलिड कर रहे हैं, इनवैलिड डाटा से डाटा ना होना बेहतर है। कस्टमर के इनवैलिड डाटा से, क्यों, उसी से स्टैट्स बनते हैं, उसी से ग्राफ्स बनते हैं, उसी को सीनियर देखता है और आगे डिसीजन देता है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर डिसीजन नहीं करने में मदद देता, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई फायदा नहीं, उस पर वैसे ही पैसा खर्च करता है। ये एज अ प्रोफेशनल डेवलपर आप याद रखें, ठीक है। प्रोडक्ट स्मॉल इमेज, ठीक है, स्मॉल इमेज और प्रोडक्ट स्मॉल इमेज को देखें ना, मैंने स्मॉल और IMG लिखा इमेज। वालेकुम सलाम। किसने मैसेज किया हुआ था, मोमिन कौन है, हु इज मोमिन, आप में से कोई है मोमिन? नहीं है, ओके। एक बंदे ने मैसेज किया हुआ था कि बहुत स्लो पढ़ाए आप, नहीं तूने नहीं किया हुआ था, कोई मुझे पता है कौन है। ओके, चलें उसे वो कर लेते हैं। मैंने कहा यार ऐसा कोई, मैं बहुत लेट मैसेज मैंने देखा है, तो प्रोडक्ट ला दिया कि बहुत स्लो पढ़ाए हैं आप, जो है ना बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं। और तो मैंने कहा यार बात यह है कि आप, मुझसे कोई ऐसा मसला नहीं है, मतलब ये है कि हम बैठे हुए कर लेंगे, ठीक है। लार्ज इमेज देन क्या है, जो है
प्रोडक्ट स्मॉल इमेज, प्रोडक्ट लास्ट इमेज, प्रोडक्ट लार्ज इमेज, प्रोडक्ट स्टॉक एलसिफ। मैं प्रोडक्ट स्टॉक लगाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, डॉलर प्रोडक्ट स्टॉक इज इक्वल टू, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी इसकी जॉब हुई है, इससे पहले असीम की जॉब हुई है। असीम ने तकरीबन लाख से ऊपर कमा लिया है, परसेंटेज पे है। सॉफ्टवेयर हाउस में गया है, उनको दूसरे दिन जो है ना, मैंने यहीं से PhD करके गया था मैं, ये तेरे साथ था ना, समझ गया ना, तो वो तो ठीक है, तो तू अगर होता आज तक तू भी सीख चुका होता। मतलब सॉफ्टवेयर हाउस में जो चीज़ होती है, यहाँ पे वही चीज़ तो हम कर रहे हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि आप 8 घंटे लगाते हैं, इधर 1 घंटा लगाते हैं, और घर के लिए जो काम मिलता है वो 8 घंटे के नहीं तो 4 घंटे के तो बराबर है, ठीक है। ये देखेंगे, सारा कुछ करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट हम करेंगे सेल प्राइस, ठीक है, सेल्स प्राइस है, सेल प्राइस है, लेट मी सी के सेल प्राइस है या सेल प्राइस है, प्रोडक्ट सेल्स प्राइस, प्रोडक्ट स्टॉक, प्रोडक्ट परचेज प्राइस, तो प्रोडक्ट परचेज प्राइस होगा। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको मैं प्रॉड कंट्रोल भी प्रोडक्ट परचेज प्राइस और प्रोडक्ट की परचेज प्राइस इमेज में काट देता हूँ, और प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस, प्रोडक्ट परचेज प्राइस, दिस इज प्राइस, और ये भी सेल्स प्राइस, और प्रोडक्ट का, और ये सेशन बेस्ड कार्ट होगी। क्या होगी? सेशन, सर्वर साइड सेशन बनाएंगे हम। ये कार्ट नहीं बनाएंगे, कुकीज़ वगैरह ये चीज़ नहीं, डेटाबेस भी नहीं बनाएंगे हम। क्या करेंगे? सेशन बेस्ड कार्ट जो है ना, सेशंस कैसे काम करते हैं, और ये सेशन बेस्ड भी बड़ा प्रॉब्लम है। आपने सेशन सर्वर पे लोड आ रहा है, वजह क्या है? देखो मेरी बात सुनो, क्लाइंट जो है ना पूरी लाइन लगी होती है, आगे बंदा सर्व करने वाले कितने होते हैं? एक नादरा के ऑफिस में जाओ तो जो सर्व कर रहा होता है, ठीक है, उसकी मेमोरी कम है ना यार, वो उसके 10 हाथ तो नहीं है कि 10 बंदों को वो करे, उसके 2 ही हैं, और वो जो है ना, तो आप क्या करें कि वाई नॉट कि हम सिर्फ आपको फॉर्म दे दें। फ्रंट एंड क्या है? आपको फॉर्म दे दें कि ये सारे फॉर्म जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन खुद फिल कर लो, तो उस पर लोड डाला है, टाइम का तो बाकी को सर्व करना है। समझ गए हो ना? इस वजह से मैं कह रहा हूँ प्रॉड सेल्स, प्रॉड स्टॉक आज लेट हो गया लाइव, क्यों जी? ये लार्ज इमेज वाला 2 नंबर से लिखा है आपने। किधर लिखा 2 दफा? ये परचेज प्राइस के बाद ये लार्ज इमेज नहीं है, ये सेल्स प्राइस है, वही बिल्कुल सेल्स प्राइस है। तो ये आपको मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है, राइट? तो ये जो है ना हमने फील्ड ले ली है, अब इसको जस्ट इसको चेक करके हमने जस्ट इसको आगे वो करना है, ऐड करना है, और जो चीज़ किधर कौन क्या चीज़ भाई मेरे, अभी तो प्रोडक्ट्स हुई हैं, प्रोडक्ट के बाद हमने करना है फ्रंट एंड, जो ये प्रोडक्ट डिस्प्ले करिए, कैटलॉग है, कैटलॉग के बाद आप चेकआउट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, वो कार्ट आती है, कार्ट को चेकआउट करते हैं, चेकआउट के बाद आप क्रेडिट कार्ड डालेंगे या कोई पेमेंट, उसके बाद आपका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर जो है ना ऑर्डर को शिप करेंगे और ऑर्डर कंप्लीटेड होगा। ऐसे नहीं होता कि इधर से ऑर्डर कम शिप हुआ नहीं है, तो ऐसे ही हाँ, ठीक है ना, आपको पूरा एक प्रोसेस समझाना है ना, बेसिकली पूरा प्रोसेस समझाना है, और वो प्रोसेस आप समझेंगे। अच्छा मैं ये ऑर्डर किस तरह